पिछले कुछ समय से हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय जो भौतिक विज्ञान का था उसका हमने अध्ययन किया गति, दूसरा बल तथा गति के नियम, और बल तथा गति के नियम के बाद हम आज अगला अध्याय शुरू करेंगे। इससे पहले बल तथा गति के नियमों में हम बल क्या है, संतुलित और असंतुलित बल क्या है, विभिन्न प्रकार के बल किस तरह कार्य करते हैं, और बल का मात्रक, बल की अवधारणा क्या है, इस पे विचार हमने किया। गति के जो 3 नियम हैं उन पे भी हमने बातचीत की। तो आज हम उन्हीं का थोड़ा रिकैप करते हुए और अगले अध्याय गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। हमारा बल तथा गति के नियम जो अध्याय था उसका हल्का सा रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस अध्याय को हम पिछले सत्र में पूर्ण कर चुके हैं। तो गति का प्रथम नियम, जिसे हमने जड़त्व का नियम भी कहा था, ये हमें बताता है कि कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति का द्वितीय नियम ये हमें बताता है कि पिंड किसी भी वस्तु पर आरोपित जो बल है वो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान जो वस्तु का है उस पर निर्भर करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमें यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी हम जो बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसी के बराबर और विपरीत दिशा में वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगा रही होती है। इन तीनों नियमों पर आधारित कई सारे उदाहरण हमने देखे थे और इनको दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं इस पे भी हमने चर्चा की थी। अब इस प्रकार हम आगे देख सकते हैं कि इस पर आधारित, इन 3 नियमों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। तो हमारा जो दूसरा अध्याय था वो यहां पर समाप्त हुआ था। तीसरा अध्याय जो कि आपकी पुस्तक का 10वां अध्याय है और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तीसरा अध्याय है, वो अध्याय है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशन कहते हैं। आज हम गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसको जानने से पहले आज के जो लेसन है इसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। आपने महान वैज्ञानिक न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन का जन्म 1642 में, यानी लगभग आज से मोटा मोटा मान सकते हैं लगभग 400 साल पहले इंग्लैंड में हुआ था। और हम जानते हैं कि न्यूटन का भौतिक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन हुए हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं उनके सोचने का नजरिया, उनके चिंतन का स्तर कुछ अलग ही प्रकार का होता है। वो किसी भी प्राकृतिक घटना में या प्रकृति में जो भी हमें तथ्य दिखाई देते हैं उनके पीछे कारण क्या है उसको खोजने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो होता क्या है कि एक बार न्यूटन अपने बगीचे में बैठे होते हैं, सेब का बगीचा था। तो कहा जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और जैसे ही क्या हुआ, एक सेब जो है टूटकर गिरता है। और अब सेब जो है टूटकर गिरेगा तो कहां गिरेगा? निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कोई भी वस्तु गिरती है तो पृथ्वी की तरफ गिरती है। तो ये सेब भी सामान्य रूप से गिरा और पृथ्वी की तरफ ही गिरा।
अब अगर कोई सामान्य व्यक्ति बैठा होता तो उसे इस प्रक्रिया में कुछ अलग विशेषता नजर नहीं आती। उनको लगता कि ठीक है, फल टूट गया तो जमीन पे गिरेगा ही, सारे ही फल टूट कर गिरते हैं तो जमीन पर ही गिरते हैं। लेकिन वो कौन थे? वो तो महान वैज्ञानिक न्यूटन थे। और वैज्ञानिकों के या वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति के सोचने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। न्यूटन ने ये सोचा, उनके मन में विचार आया कि ये पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरा। ये जो सेब है, ये जब डाल से टूट गया या पेड़ से टूट गया तो पेड़ से टूटने के बाद ये सेब स्वतंत्र हो गया। और जब ये पेड़ से टूटने के बाद स्वतंत्र हो गया तो ये सेब ऊपर की दिशा में भी तो जा सकता था। ऐसा क्या कारण होगा कि ये सेब पृथ्वी की ओर ही गिरा? इसी प्रकार अन्य वस्तुओं पर भी उन्होंने विचार किया कि जितनी भी वस्तुएं गिरती हैं स्वतंत्र रूप से, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही गिरती हैं। यहां पे ऊपर से नीचे का मतलब क्या है कि पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं। तो सारी वस्तुएं जब गिरती हैं तो पृथ्वी की ओर गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है? और इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारा चिंतन किया और बाद में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि होता क्या है कि पृथ्वी क्या कर रही है, इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अर्थात पृथ्वी के और इन वस्तुओं के बीच में एक विशेष प्रकार का बल लग रहा है जो आकर्षण प्रकृति का है, यानी जो क्या है, आकर्षण बल है। बाद में उन्होंने और विचार किया और विचार करने के बाद यह पाया कि ये जो आकर्षण बल है ये केवल पृथ्वी और अन्य वस्तुओं के बीच में ही नहीं लगता, बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन सभी के बीच में आकर्षण बल लगता है। और इस बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, और बल भी कैसा, आकर्षण बल। तो कई वर्षों के रिसर्च के बाद, कई वर्षों के अध्ययन के बाद न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला और ये सिद्ध करके सभी को बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड होते हैं उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, यानी वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इस बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, इसका मान क्या होता है, ये दोनों पिंडों पर किस प्रकार निर्भर करता है, या इसके मान में पिंडों की स्थिति बदलने पर क्या परिवर्तन हो सकता है, इस सब के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया जिसको कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस नियम को हम अध्ययन करेंगे। तो हम देख लें, मान लें हम कि माना कोई दो पिंड हैं, ये पिंड ए है और ये बी है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आर है, या आपकी पुस्तक में डी ली गई है तो मैं भी इसको डी से ही डिनोट कर देता हूं। यहां पे हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे हम आर लें या डी लें। दूरी जो किसी पिंड की नापी जाती है वो हम
उसके गुरुत्व केंद्र से नापना शुरू करते हैं। यानी हम पिंड का जो द्रव्यमान है उसके गुरुत्व केंद्र पर केंद्रित मानते हैं, इसलिए यहां पर हमने इनके केंद्र से दूरी को नापा है। तो हमने ये लिया कि ए और बी दो पिंड हैं, इनके बीच की दूरी डी है, यानी ये परस्पर डी दूरी पर रखे हुए हैं। पिंड ए का द्रव्यमान m है और पिंड बी का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, इस पर अगर हम विचार करें तो न्यूटन ने यह बताया इस नियम के अंतर्गत कि इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जिसको क्या नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पे आप देख रहे हैं चित्र में कि हमने पिंड ए का द्रव्यमान m लिया है और पिंड बी का द्रव्यमान स्मॉल m लिया है, तो इसलिए इनके द्रव्यमानों का गुणनफल क्या हुआ, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। और न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हमने यहां पे लिख दिया F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू M, स्मॉल m इंटू कैपिटल M। साथ ही न्यूटन ने यह भी बताया कि जो इनके बीच की दूरी है उसकी दूरी के वर्ग के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी d है, d का स्क्वायर जो है वर्ग इसके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपात का तात्पर्य आप समझते होंगे कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि के मान में अपने आप कमी हो जाती है, यानी दो राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं और इस प्रकार संबंधित है कि अगर हम एक राशि का मान बढ़ा रहे होते हैं और एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि के मान में कमी आने लगे, तो यह संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध, जिसको आप पिछली कक्षाओं में विलोम समानुपात के रूप में भी पढ़ते थे। इसी तरह से यहां पर हमने लिखा है F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू स्मॉल m, यानी कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमानों के गुणनफल के। इसका मतलब है कि अगर द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ता है यानी इसमें वृद्धि होती है तो F के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी अनुक्रमानुपात का मतलब कि दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि एक राशि के मान में वृद्धि होने से दूसरी राशि के मान में भी वृद्धि होती है, या एक राशि के मान में कमी होने से दूसरी राशि के मान में भी कमी होती है। तो इस तरह के संबंध को हम अनुक्रमानुपात या अनुलोम समानुपात भी बोलते हैं। इसी को आपने अनुलोम समानुपात के नाम से पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। तो न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंतर्गत दो स्टेटमेंट उसमें दिए। एक तो क्या कि F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू M, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है, दोनों जो हमारे पिंड हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट न्यूटन ने दिया कि जो F है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट उसी के अंतर्गत है, ये दूसरा स्टेटमेंट उसी के अंतर्गत है। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को समग्र रूप से मिला दें यानी इकट्ठा कर लें गणितीय रूप से, तो क्या लिख सकते हैं हम कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होगा द्रव्यमानों के गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी के, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू M
कैपिटल इंटू एम स्मॉल अपॉन डी स्क्वायर। तो यहां पर ये हमारा इन दोनों जो स्टेटमेंट हैं या इस कथन के जो दोनों भाग हैं उनका मिला जुला रूप आ गया कि F इज प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जो अनुक्रमणपात का चिन्ह होता है इसको बराबर से रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। किसी नियतांक को हम इससे गुणा कर दें तो क्या होगा, यहां पर अनुक्रमणपात की जगह हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। क्योंकि अनुपात का मतलब क्या है कि दो राशियों के बीच में एक समान अनुपात यानी कि निश्चित अनुपात में वो बदल रही हैं। तो वो अनुपात जो होगा वो अनुपात उसी नियतांक के बराबर होता है। तो अगर यहां पे क्या किया कि जो नियतांक प्रयोग किया गया वो नियतांक लिया गया कैपिटल जी। तो कैपिटल जी नियतांक लेने के बाद इस नियम को न्यूटन ने इस प्रकार व्यक्त किया, क्या कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है F वो बराबर है कैपिटल जी एम कैपिटल स्मॉल एम इंटू अपॉन डी स्क्वायर। अब ये इसका गणितीय रूप आ गया, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का गणितीय रूप। तो इसी में अगर हम देखें कि अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा या इसको कथन के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम इसे कथन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारा जो गणितीय रूप आया वो आया जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती। यहां पे आप देख रहे हैं कि द्रव्यमानों का गुणनफल m इंटू एम है, तो f जो है उसके अनुक्रमणपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हमने यहां पर देखा कि जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है कि पहली बात तो ये बताता है कि कोई भी दो पिंड हैं, उन दो पिंडों के बीच में एक बल लगता है, वो आकर्षण बल होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे क्या है m और m जो है उन पिंडों के द्रव्यमान हैं और d उनके बीच की दूरी है, ऐसा हम पहले से ले चुके हैं। यहां पे जो g है इस g को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब हुआ कि ये सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल शब्द ये बताता है कि इसका जो मान है वो हर जगह समान रहता है, यानी जी का मान किसी भी जगह के परिवर्तन होने पे या स्थान के परिवर्तन होने पे जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कैपिटल जी इसलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो ये यहाँ पे हमने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का अध्ययन किया और इसको हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण नियम है जो कि हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी देता है। किस बल के बारे में? जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल होता है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में भी और इसको आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इसका अभ्यास करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।